नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक विरोधी बार बार यह बात कहकर उन पर निशाना साध रहे हैं कि अपनी सरकार में ही कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती, सुनी नहीं गई, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। हार की समीक्षा में खुद सरकार का हिस्सा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कहा कि सरकार से संगठन बड़ा है। बावजूद इसके कि केशव जी खुद ही सरकार का हिस्सा हैं और 2017 से लगातार उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? संगठन बड़े होने की बात क्यों कहते हैं? संगठन तो बड़ा है ही। अगर वह सही मायने में मानते हैं कि संगठन उनकी नज़र में बड़ा है, तो सरकार में रहते हुए, डिप्टी सीएम रहते हुए वह संगठन की ज़रूरतों को पूरा करते। केवल योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने के लिए बड़ा छोटा कहना इससे काम तो चलने वाला नहीं रहा। वास्तव में अगर संगठन बड़ा है तो संगठन को भी बड़प्पन दिखाते हुए हार की जिम्मेदारी अपने सर लेनी चाहिए और समय समय पर सरकार को भी आईना दिखाते रहना चाहिए था, वो चाहे केंद्र की हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। यूपी भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल जैसे संगठन के तमाम जिम्मेदार नेताओं ने क्या ऐसा किया? क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को कोई आईना दिखाया, कोई सलाह दी? क्या इस तरीके की बातें की गई? तो फिर बार बार संगठन के कंधे पर बंदूक रखकर केशव प्रसाद मौर्य इस योगी पर निशाना क्यों साधते हैं या बार बार क्यों कहते हैं कि संगठन बड़ा है? और संगठन अगर बड़ा है तो संगठन को जिम्मेदारी ही भी लेना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा कि हाँ, हमारे असेसमेंट में गलती हुई, जो बातें नीचे तक जानी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई। सरकार की जिम्मेदारी तो है नहीं, संगठन को भी बड़ा दिल करके जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी रास्ता निकलेगा मंथन में। आज बड़ा सवाल यही कि संगठन अगर बड़ा है तो जिम्मेदारी फिर क्यों नहीं ले रहे? ज्ञान केशव प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, जिनके गृह क्षेत्र के इस इर्द गिर्द की सीटें बमुश्किल या तो भारतीय जनता पार्टी जीती है या हारी है। अगर मिर्जापुर, इलाहाबाद और ये पूरा जो इलाका है, प्रयागराज, काशी से लेके 12 सीटें हैं उस क्षेत्र में, जिसमें 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। और इसके उलट अगर योगी आदित्यनाथ का इलाका जो गोरखपुर है, उसमें सारी की सारी सीटें योगी आदित्यनाथ के प्रभाव क्षेत्र, जहां उनका सीधा प्रभाव है। हालांकि उनको एक इलाके में बांध कर नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो देश के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन वो सारी 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो सीधे सीधे कोई बिना किसी गुणागणित लगाए, कोई लिखा पढ़ी किए, सीधे सीधे पता चल जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई केशव प्रसाद मौर्य खुद अपना चुनाव हार गए, अनुकंपा पर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद फिर वो संगठन के कंधे पर बंदूक रखते हैं। भाई केशव जी, आपको किसने मना किया था कि आप संगठन का सम्मान ना कीजिए, संगठन के कार्यकर्ताओं का काम मत कीजिए? आज अगर समीक्षा में आप विलाप कर रहे हैं तो आपको चुनाव से पहले कहना चाहिए था यही बात। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, जाना चाहिए था उनसे मिलने, संगठन के लोगों को बताना चाहिए था कि वो जाएं। और संगठन भूपेंद्र चौधरी को ये आईना नहीं दिखाना चाहिए था कि योगी आदित्यनाथ को कि आपकी सरकार काम नहीं करी, हम मुश्किल में आ जाएंगे, आपकी सरकार में अधिकारी सुन नहीं रहे, मुश्किल में आ जाएंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में दिक्कतें हैं, कार्यकर्ता को मुश्किलें हैं नीचे तक। ऐसा नहीं है कि सरकार को कोई क्लीन चिट मिल जाती इस बात से, क्योंकि कार्यकर्ताओं को मुश्किलें हो रही हैं, थाना चौकियों में काम नहीं हो रहे हैं। एक साथी बता रहे थे कि समझौता, अगर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और अगर आपको समझौता भी कराना है तो थाने में 50,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा, तब आप समझौता करा पाएंगे। तो ये स्थिति
पूर्व मंत्री मोती सिंह कह रहे हैं कि 40-45 साल में इतना भ्रष्टाचार हमने नहीं देखा। इन बातों की समीक्षा होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं अपनी जगह, लेकिन सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को विलेन बनाकर उनके सर सारा ठीकरा फोड़कर हार का संगठन नहीं बच सकता। संगठन की जिम्मेदारी है और संगठन ही सरकार बनाता है। समाजवादी पार्टी तो नहीं है सत्ता में, उसके संगठन ने काम किया, उसके नेताओं ने काम किया, लेकर आए 37 सीटें उत्तर प्रदेश में। तो संगठन अपनी जिम्मेदारी से यह कहकर नहीं बच सकता कि संगठन बड़ा है। केशव जी नहीं बच सकते कि भाई जो पीड़ा आपकी है वही मेरी है। अगर आपके कार्यकर्ता की पीड़ा है तो आप क्या कर रहे थे? भजिया तल रहे थे केशव जी? क्या कर रहे थे आप? 2017 से सत्ता सुख भोग रहे हैं आप, और 22 के बाद तो चुनाव हारने के बाद भी सत्ता सुख भोग रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं किया? आपको बात करनी चाहिए थी। तो एक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक हवा पानी बनाने के लिए सारी चीजें बीच बीच में होती हैं, या ऐसा मीडिया में माहौल बनाया जाता है, या मीडिया खुद भी बहुत प्रोएक्टिव हो जाता है। ये तीनों बातों में से कुछ ना कुछ सत्य है, लेकिन जो पूरी स्थितियां परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए अगर कहा जाए तो संगठन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, क्योंकि संगठन के बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती रही। ये पन्ना प्रमुख, वो प्रमुख, ये प्रमुख, वो प्रमुख, पता नहीं कितने प्रमुख, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह के नतीजे आएंगे तो सवाल उठेगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, एक ठीक ठाक संगठन का पद धारण करने वाले एक नेता ने कहा कि भाई 2014 के बाद हमें किसी कारपोरेट कंपनी के कर्मचारी की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा, अभी भी किया जा रहा है। ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, जैसे एक तरीके से कारपोरेट कंपनी का कर्मचारी है ना कि यहां से लोकेशन दीजिए, वहां से लोकेशन दीजिए, गूगल लोकेशन दीजिए, तो इस तरह से काम करता रहा। जो काडर है, जो मूल काडर है, वो भी अपभ्रंश हुआ है। ये भी पीड़ा है कि दूसरे दलों से आए बड़ी तादाद में नेताओं को महत्व दिया गया, कार्यकर्ताओं को महत्व दिया गया, उन्हें पद दिए गए, प्रतिष्ठा दी गई, और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल काडर था उसे कारपोरेट कर्मचारी बना दिया गया और उसको मिला ठेंगा। ठेंगा उत्तर प्रदेश में कहता ना, आपको मिलेगा ठेंगा, तो ठेंगा मिल गया उनको। एक रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी बहुत बड़े बदलाव को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाओं के इसी दौर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भारी फेरबदल की बात हो रही है। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से हार के कारणों पर चर्चा हो रही है। हालांकि भाजपा सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर में जो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ संगठन में फेरबदल की बातचीत हुई है, और मंत्रिमंडल में फेरबदल या बदलाव की जो भूमिका बनाई गई है उसमें से जातीय समीकरणों और जहां पर पार्टी चुनाव हारी है उसका पूरा सियासी खाका खींचा गया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में अब कोई नहीं है। वहीं यूपी बीजेपी में संगठन बनाम सरकार की लड़ाई तो तेज हो गई है। जिस तरह से संगठन को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं संगठन पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं, और तब संगठन कहीं सामने तक नहीं आया, लेकिन अचानक से संगठन एक मुख्य भूमिका में उभरकर सामने आने लगा है। कारण क्या संगठन वास्तव में सर्वोपरि है? 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव है। इनमें मिल्कीपुर, कटहरी, फूलपुर, करहल, मझवा, सीसामऊ, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर और कुंदरकी शामिल हैं। इनमें से 5 सीटों पर सपा का कब्जा है। बची 5 में से बीजेपी के पास 3 सीटें हैं। निषाद पार्टी और आरएलडी के पास एक सीट थी। भाजपा की मुश्किल सीट करहल मानी जाती है, क्योंकि करहल से अखिलेश यादव विधायक थे और अखिलेश अब कन्नौज से सांसद हैं।
और अब सपा प्रमुख के जो भतीजे हैं तेज प्रताप को लड़ाने की तैयारी में हैं। वहीं अगर इसकी इतर बात कर लें उत्तराखंड की, तो वहां पर भी तीरथ सिंह रावत इस समय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में बीजेपी को मिली हार के बाद उपचुनाव में बीजेपी अब एक नए तरीके से अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि अगर संगठन सरकार से बड़ा है तो अग्नि परीक्षा में भी अब संगठन को ही देनी होगी। अगर ऐसा नहीं है तो क्या सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बात ठीक है, अगर सरकार को योगी आदित्यनाथ को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, जो आने वाला उपचुनाव है या आगे जो भी महत्वपूर्ण चैलेंज हैं, तो संगठन को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। आग के बीच में चलकर संगठन को भी बताना पड़ेगा कि उसने बहुत पवित्रता से काम किया। बच नहीं सकते कि संगठन सर्वोपरि है, ये कहे कि संगठन के सारे कमियों को ढका नहीं जा सकता। धड़ाधड़ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संगठन के लोग पूरे चुनाव के दरमियान या उससे पहले आप देखिए तो ऐसा लग रहा था कि बम्पर भर्ती खोल दी है कि देश में किसी पार्टी में कोई नेता बचेगा नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल किया जाएगा। अगर वास्तव में ये इतने ताकतवर जनाधार वाले नेता थे तो फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में औंधे मुंह क्यों गिर गई? 29 लोकसभा सीटें कैसे कम हो गई? तो जो ये नेता भर्ती करने वाले थे इनसे भी पूछा जाना चाहिए, इनसे भी समीक्षा होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिले, 1 घंटे तक मुलाकात हुई उनकी। जेपी नड्डा से भी मिले और अमित शाह और प्रधानमंत्री की जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के बाद तकरीबन 2 घंटे तक मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री के घर अमित शाह गए थे, मुख्य रणनीतिकार अमित शाह ही हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वहाँ अमित शाह और प्रधानमंत्री की 1-to-1 बैठक हुई, सारी चीज़ें हुई और एक सवाल फिजाओं में तैरा कि भाई प्रधानमंत्री से भूपेंद्र चौधरी मिल रहे हैं, नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य मिल रहे हैं, तमाम नेताओं से केशव प्रसाद मौर्य मिल रहे हैं। क्या हो रहा है? योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं दिल्ली बुला के पूछा जा रहा, या उन्हें क्या दरकिनार किया जा रहा है, क्या उन्हें हटाने की तैयारी है? इस तरीके की बातें जब फिजा में तैरी तो आज लगा कि कार्यकर्ताओं में नीचे तक एक खराब संदेश जाएगा और उसका असर जो उपचुनाव होने वाला है, 10 सीटें बड़ी चैलेंजिंग है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो अभी हाल में उपचुनाव हुए हैं देश में 13 सीटें थीं, उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें ही जीत पाई है, बाकी 11 सीटें वो हार गई है। 10 सीटें इंडिया गठबंधन को, 1 निर्दलीय जीता है। उत्तराखंड में भी जो रार मची है वो दोनों जो उपचुनाव की सीटें थीं, बद्रीनाथ और मंगलौर, ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। हालांकि बद्रीनाथ में कांग्रेस का विधायक था जिसने दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, अब वो दल बदलू विधायक जो थे वो भी चुनाव हार गए। और यहाँ बसपा का विधायक था मंगलौर में, उनकी मृत्यु के बाद चुनाव हुआ और ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के काजी जीत गए हैं। हालांकि बहुत नॉमिनल अंतर से 422 वोटों से वो जीते, लेकिन अपने आप में जो लोग नाराज थे उनको कहने का मौका मिल गया। पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत पुराने नेता तीरथ सिंह रावत ने कहा कि भाई कल मैं यहाँ था, आज आप हैं, कल कोई और होगा, आप जो नीचे बैठे होंगे। उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री धामी की तरफ इशारा किया और कहा कि कम से कम आप कार्यकर्ताओं को तरजीह दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, नेता बेस पार्टी नहीं। ये बहुत खुलकर कहा तीरथ सिंह रावत ने, वो बड़े पुराने नेता हैं। तो एक समय कोई आवाज़ नहीं उठाता था कभी नेतृत्व के लिए, आज पूरे देश से शुभेंदु अधिकारी करें सबका साथ सबका विकास का जो नारा है बकवास है, अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत ही नहीं है। बाद में उन्होंने रफू की सफाई दी। इसी तरीके से एक सुनील भराला हैं, योगी सरकार जो 2017 की पहली योगी सरकार थी उसमें राज्य मंत्री थे, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई भूपेंद्र चौधरी इस्तीफा दे दें क्योंकि वो मुरादाबाद से आते हैं, वहाँ आसपास की सारी सीटें हार गईं। तो अब खुलेआम लोग इस्तीफे मांग रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। एक अलग तरीके का माहौल, केवल और केवल अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सत्ता से हटी नहीं है, केवल जो हिंदी हार्टलैंड में कुछ सीटें वो हारे हैं, तब ये हालात हैं। इसलिए संगठन को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। मंथन में आज यही सवाल है। और अखिलेश यादव जो भारतीय
जनता पार्टी पर सीधे हमला करते हैं। वो क्या कहते हैं, सुनिए। में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी, वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हैं प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। अखिलेश यादव बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि आपस में जो कुर्सी रेस चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, सरकार में, उसकी वजह से पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट का कार्य खत्म हो गया है। अधिकारी भी मौज ले रहे हैं। कुर्सी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन ही ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों के साथ करती थी, वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि इससे जो नुकसान हुआ है, उत्तर प्रदेश वालों का नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो जाने। तीरथ सिंह रावत ने किस तरीके से खुलकर बहुत सारी बातें कही, उसे भी सुन लीजिए। इसलिए कैसे करके सबसे राय मुस्कुरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई, अब पीछे हो गए भैया। नेता तो बहुत पीछे हो गया है, सब जानता है। जनता आगे बढ़ गई है, फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं, कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं, ये कोई नेता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है, दायित्व। आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है। कल से पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया, पता नहीं। तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं कि आज मैं कल तू है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, नेता आधारित पार्टी नहीं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो कह गए कि अब जनता आगे बढ़ गई है। इसका क्या इशारा है, क्या कहना चाहते हैं वो कि जनता अब जो जिस फार्मूले के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जाती है, या जो फार्मूला राजनीति का है, क्या जनता ने उसे डिकोड कर दिया है और कोई नया फार्मूला लाना होगा? ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं तीरथ सिंह रावत। कई राज्यों में अब सवाल उठने लगे हैं धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात आज मुख्य रूप से हम करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता मयंक शुक्ला जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार मयंक। देश बंधु दीक्षित जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़े हैं। दीक्षित जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक हयात उमर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कुलदीप सिंह राणा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हैं। कुलदीप जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और थोड़ी देर में हमारे साथ संघ विचारक आलोक मेहरोत्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे जो कार्यकर्ता है उसका दर्द भी।
उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, हयात साहब के पास जाते हैं। हयात साहब, ये बार बार जो कहा जा रहा है, केशव जी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं संगठन बड़ा है, संगठन बड़ा है, संगठन बड़ा है। मेरा सवाल ये है हयात साहब कि संगठन बड़ा है तो किसने बड़ा करने से रोका भाई? और केशव जी बार बार संगठन के कंधे पर रखकर क्यों बंदूक चलाते हैं? संगठन बड़ा है, ऐसा सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं संगठन बड़ा है। तो केशव जी बार बार क्यों संगठन कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं? वो खुद संगठन तो है नहीं, 17 से वो सरकार में है, सरकार की मौज ले रहे हैं, सारी सुविधाएं ले रहे हैं, उड़न खटोले में दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। अब उनको जब कोई असफलता आती है तो संगठन याद दिला देते हैं। अरे भाई, आप संगठन के कंधे पर क्यों बंदूक रखते हो? आपको लग रहा था संगठन बड़ा है, योगी आदित्यनाथ काम नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी न किसी फोरम पे संगठन के उठाते, संगठन के लोगों के काम आप करते जितना कर सकते थे आप। और मैं इस बात को भी बहुत जज्ब नहीं कर रहा हूँ कि भाई संगठन ये कह के बच सकता है क्या कि भाई योगी जी की सरकार बड़ी खराब है, थाना चौकियों में ये हो रहा है। संगठन कैसे बच सकता है? क्या संगठन ने आंखें तरेरी योगी जी को चुनाव से पहले कि भाई योगी जी आपके यहाँ बहुत गड़बड़ हो रहा है, हमारे कार्यकर्ता की सुनी नहीं जा रही? क्या कोई पत्र लिखा भूपेन्द्र चौधरी ने? क्या आईना दिखाया? क्या जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी को कोई पत्र लिखा क्या? तो संगठन खुद ही अपने को छोटा कर रहा है। मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के सामने जब वो नतमस्तक रहता है तो फिर मुझे नहीं लगता उसे कहने का हक है कि संगठन बड़ा है, संगठन बड़ा है। हयात उमर जी, धन्यवाद। योगेंद्र जी, आपने अपनी अंतिम लाइन में पूरी बात का सार कहा कि जब संगठन खुद ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक रहता है तो फिर संगठन को दोष किस बात? बहुत आपने नटशेल में पूरी इस जो 3 दिन से यूपी की राजनीति में भाजपा में उठापटक जो चल रही है जी, जिसको अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है, अलग अलग तरह से विश्लेषण हो रहा है, उसको आपने सिर्फ एक लाइन में पूरी बात कह दी है। और अब इसके बाद सिर्फ इसकी व्याख्या हो सकती है, इसमें और कोई दूसरा डाइवर्जन नहीं जी। आप ये समझिए पहले कि ये वो पार्टी है जो विचारधारा और कैडर बेस पार्टी होने का दावा करती है, जिसमें चेहरा महत्वपूर्ण नहीं होता था, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता था, नेता महत्वपूर्ण नहीं। आज उस पार्टी में पूरे के पूरा चुनाव एक चेहरे पर लड़ा जाता है। अब जब उस चेहरे पे अगर चुनाव लड़ा गया है और उसके बाद अपेक्षित सफलता, मैं उसे हार नहीं मानूंगा, अब भी इस बात से सहमत है भाजपा की कि वो हार नहीं है, लेकिन अगर उस चेहरे पर अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो उसका जिम्मेदारी कौन ले? क्या संगठन के हाथ इतने खुले गए थे कि वो अपनी मर्जी से प्रत्याशियों का चुनाव करती? क्या संगठन के पास इतनी छूट थी कि वो लोकल मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाए? राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय एजेंडा, राष्ट्रीय चेहरा, और चुनाव चाहे पंचायत स्तर का हो, चेहरा एक ही चेहरा मोदी जी। तो जब तक मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीते जाते रहे तब तक कहीं से कोई आवाज नहीं आई। किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जीत हासिल हो रही। तो कौन कहता कि नहीं साहब इसमें चेहरा बड़ा कैसे, संगठन बड़ा होना चाहिए? जब जीत के बाद अभिनंदन, चाहे वो जहां की भी जीत हो, अभिनंदन एक सिर्फ मोदी जी का हो तो फिर संगठन की बात कहां पे आ जाती? जब सिर्फ योगी जी और मोदी जी के नाम पे प्रदेश के चुनाव लड़े जाए, पंचायत के चुनाव लड़े जाए, नगर पालिका के चुनाव लड़े जाए, लोकसभा के भी चुनाव लड़े, तो फिर संगठन कहां आ जाता है? बात सिर्फ इतनी सी है कि ये कहां पर ये विवाद उठा कैसे? बाबू, जैसे ही केंद्र में मोदी जी का ऑरा लोगों को लगा कुछ कम हुआ, और ये हुआ हकीकत है, एक दौर होता हर एक का, उनका भी एक दौर है और एक समय के बाद वो दौर खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही लोगों को लग रहा है अब वो उनका दौर जाने वाला है, उनका ऑरा खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तब आवाजें उठने लगी। और इसमें मौर्य जी, केशव प्रसाद जी केवल एक चेहरा भर है, यहाँ भी केवल एक वो चेहरा भर है, दरअसल पर्दे के पीछे कोई और है। और वो कौन है
यहां मैं कहना नहीं चाहूंगा, बाकी सब लोग जानते हैं। लड़ाई योगी जी और उस पर्दे के पीछे वाले के बीच में है, जो सर्वोपरि होने की लड़ाई मोदी जी के बाद सेकंड कौन, लड़ाई मुख्य रूप से इसकी है। और इसीलिए बार बार संगठन, कार्यकर्ता, असंतोष, इन सब चीजों की बातें हो। संगठन का दोष या संगठन बड़ा है, संगठन हर राजनीतिक दल में संगठन हमेशा से बड़ा रहा। बिना संगठन कोई राजनीतिक दल जीत ही नहीं सकता चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति में। लेकिन यह हर पार्टी में ऐसा होता है कि कोई, चाहे वो परिवारवादी पार्टियां हो कथित रूप से, चाहे वो अभी जो बीजेपी की जो अपनी कहती थी आपने अब हमारे यहाँ विचारधारा बेस्ड पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी है, ठीक है। वो भी अब उतनी हया साहब मैं लौटता हूँ। इस बीच हमारे साथ संघ विचारक के रूप में आलोक मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आलोक जी। मैं अब जरा जो हयात उमर साहब ने सवाल उठाए हैं, देशबंधु दीक्षित से जरा मैं जवाब ले लेता हूँ। देशबंधु जी आपके पास मैं आ रहा हूँ। हयात उमर ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। मेरा भी सवाल है भाई, संगठन बड़ा है, कौन नहीं कह रहा, लेकिन जो खुद सरकार में है 2017 से मलाई काट रहा है, वो संगठन के कंधे पर बंदूक रख के कहता है कि संगठन बड़ा है। और वो कह रहे हैं कि भाई जो आपका दर्द है वो मेरा दर्द है। अरे भाई, तो इस दर्द की दवा आप ढूंढ नहीं पाए 7 साल में? आपके मुताबिक तो जिस दिन से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उसी दिन से आपको दर्द मिल गया। तो उस दर्द की दवा ये आपका दर्द है या कार्यकर्ताओं का दर्द है? लेकिन इसका मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि सरकार को क्लीन चिट दी जाए, क्योंकि स्थितियां हैं जमीनी स्तर पर जिनकी तरफ कार्यकर्ता कहते हैं वो स्थितियां हैं। लेकिन संगठन भी गुनहगार बराबर का है। अगर आपने बम्पर भर्ती खोली, बिना काडर के लोगों को भर्ती किया, ऐसे लोगों को ला के मंत्री और विधायक बना दिया, तो आपने एक तरीके से विचारधारा दूषित हुई पार्टी के अंदर। देशबंधु सभी दर्शकों को नमस्कार, और पैनल में आज चर्चा में जो भी पैनलिस्ट है सभी को नमस्कार। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा उठाई और राजनीतिक विश्लेषक की बात को ही मैं संबद्ध करते हुए कहूं, अभी एक बयान आया हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, संगठन सर्वोपरि है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन हमेशा सर्वोपरि रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। रही बात जो आप दर्द की बात अभी आप दुर्गेश जी ने छेड़ा, कोई दर्द नहीं रहा, रोष प्रतिरोध रहा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं कहता हूं, देखिए, तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 62 वर्षों बाद ये इतिहास रचा गया कि तीसरी बार कोई भी प्रधानमंत्री या चुनी हुई सरकार पुनः। हाँ, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं कहूंगा कि अपेक्षा के अनुरूप हमारे परिणाम नहीं आए। ये संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन की देन है कि और भी राज्यों में हम तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी रही, कुछ भी रहे। हाँ, उत्तर प्रदेश में जो नतीजे हमारे परिप्रेक्ष्य में नहीं आया और सीटें जो कम हुई, उसके लिए जो आज आप विपक्ष पार्टियां दोषारोपण कर रही, उस बात को मैं सिरे से नकारता हूं। अरे कोई पार्टी दोषारोपण नहीं कर रही, आपके अपने लोग ही दोषारोपण कर रहे हैं। सपा की तो जरूरत ही नहीं है। जितना आपके लोग दोषारोपण कर रहे हैं उससे 10% दूसरे लोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग जो आपके विरोधी दल हैं। विरोधी खेमा प्रतिपक्ष तो आपकी पार्टी में पैदा हो गया अंदर। देशबंधु जी जवाब बोलिए। दर्द की जैसा कोई परिवेश नहीं रहा। 2017 में जब हम चुनाव जीते और यशस्वी मुख्यमंत्री ने बागडोर संभाली, हाँ, हम कह सकते हैं कि उस समय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बहुत बड़ी जीत दिलाने का पूरा श्रेय जो है हमारे केशव प्रसाद मौर्य को जाता है। ठीक है, शीर्ष नेतृत्व में हमारे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही कैडर है जहां जमीन से उठा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़े बड़े पदों पर आसीन होता। बिल्कुल नहीं। आप योगी जी आपके कार्यकर्ता नहीं थे। योगी जी आपके कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं थे और जमीन से उठे बिल्कुल नहीं थे। योगी जी आपके कहां कार्यकर्ता थे? बिल्कुल नहीं थे। योगी जी कभी भाजपा के मूल काडर के कार्यकर्ता ही नहीं रहे। वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तो मेरी भी हो सकती है, विचारधारा हयात उमर की भी हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी की ही पार्टी द्वारा चुने हुए सांसद है और जनता जनार्दन ने ही उनको चुनकर संसद में भेजा। शीर्ष नेतृत्व ने उनको जब बागडोर संभाली तो 2017 से 22 तक का जो 5 वर्ष का कार्यकाल है वो इन्हीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने साथ साथ प्रदेश की कमान संभाली।
और इस प्रदेश को एक भयमुक्त उत्तम प्रदेश की नहीं, दिशा की तरफ हम सर आज हम बखान नहीं करेंगे। आज देश बंधु जी हम बिल्कुल लंबी चौड़ी 17, 14, 2022 हम इस पे नहीं आ रहे। आज हम करें कि भाई अगर योगी को आप खलनायक बना रहे हो सारे लोग मिलकर, तो भाई संगठन भी तो जिम्मेदारी लेगा। क्या योगी से पूछा था क्या कि इतने सारे लोगों को बम्पर भर्ती खोल दो, उनको अंदर कर लो, पार्टी में बड़े बड़े पद दे दो, और वो दगे कारतूस निकले, वो नहीं वोट दिला पाए आपको। जिन लोगों से गठबंधन किया, चाहे संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, योगी ने तो विरोध किया, कहा ये दगे कारतूस हैं, बैसाखियों पे हैं, साबित हो गए। तो संगठन भी तो जिम्मेदारी लेगा, नड्डा भी तो जिम्मेदारी लेंगे, भूपेंद्र चौधरी भी तो जिम्मेदारी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई? नहीं दुर्गेश जी, मैंने कहा ना कि अपेक्षा उसकी जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री पे अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं या भीतरघात की उनकी जिम्मेदारी या राष्ट्रीय अध्यक्ष की, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर नहीं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। आरोप प्रत्यारोप आपकी पार्टी के अंदर हो रहा है, मैं क्यों लगाऊंगा आरोप? मुझसे क्या लेना देना भाई? हम इस पर मंथन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें क्यों नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी भाई है आप जहाँ पे लोकतंत्र जिंदा है, जहाँ पे प्रत्येक पटल पे एक एक कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात कह सकता है। पहली बार 14 के बाद पहली बार अचानक लोकतंत्र जिंदा हो गया आपके यहाँ। 2014 के बाद पहली बार आपकी पार्टी में लोकतंत्र जिंदा हो गया और चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा और लोकतंत्र जिंदा है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उत्तराखंड में जो तीरथ सिंह रावत ने जो कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उस पर भी बहुत चर्चा जरूरी है। ब्रेक से लौट रहे हैं, सीधे रुख करेंगे कुलदीप राणा की तरफ। वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जुड़े हैं। कुलदीप जी, तीरथ सिंह रावत को आपने भी सुना, दिन भर आज चर्चा हुई, कई डिबेट में आप रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं क्या घटनाक्रम चल रहा है। अब पार्टी के अंदर ही एक प्रतिपक्ष पैदा हो गया है, बीच बीच में होता भी रहता था लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा है, हार इसकी वजह है। लेकिन उत्तराखंड में तो 5 की 5 सीटें जीती, सरकार भी दोबारा आई, वो भी मिथक तोड़ा गया। हाँ, उपचुनाव में जरूर हार हुई। तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं कि भाई जनता आगे बढ़ गई है, नेता पीछे रह गया है, कार्यकर्ता जो बातें की हैं वो आखिरी शब्द जो वो बोले हैं कि भाई जनता आगे बढ़ गई है, उसका क्या निहितार्थ लगाया जाए, क्या समझा जाए? और क्या अब आवाज़ें, जैसे बंगाल से आवाज़ आ गई, महाराष्ट्र से आवाज़ आ गई, उत्तर प्रदेश में एक पूर्व मंत्री ने कहा भाई भूपेंद्र चौधरी इस्तीफा दो, तो ये आवाज़ें अभी तो मुझे लगता है कि इस स्तर की पराजय भी नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी के, और इस तरह की आवाज़ें आने लगी। क्या वजह है कुलदीप जी? देखिए दुर्गेंद्र जी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का आपस में एक स्वभाव है, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही निकला राज्य है। उत्तर प्रदेश में जब कोई राजनीतिक हलचल होती है तो उसका सीधा प्रभाव उत्तराखंड पे जरूर पड़ता है। और उत्तराखंड में जब मौसम बदलता है, यहाँ की पहाड़ियों में जब मौसम बदलता है, बर्फ गिरती है और ठंडी हवाएं चलती है, तो उसका सीधा असर जो है वो उत्तर प्रदेश के फिजाओं में भी देखने को मिलता है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश, क्योंकि यह राज्य उत्तर प्रदेश से निकला है और यहाँ जो राजनीतिज्ञ हैं ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से की ही छत्र छाया में इन्होंने अपनी राजनीति को विकसित किया, तो ये उन चीजों से कैसे बचे रह सकते? आप जिन पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ रावत के बयान को लेकर के आज देश भर में चर्चा हो रही है, उसका मुख्य कारण समझने की जरूरत है जी। देखिए, तीरथ रावत उत्तर प्रदेश के दौर से भाजपा, उत्तराखंड में भाजपा के नेता रहे हैं। हम लोग जब स्कूल कॉलेजों में थे और स्टूडेंट यूनियन में हुआ करते थे, तो उस वक्त तीरथ जी की स्पीच जो है बड़ी शानदार स्पीच हुआ करती थी उत्तराखंड में, और क्रांतिकारी नेता रहे वो। थोड़ा सा प्रभाव आया और वो थोड़ा सा उनकी पीच थोड़ा सा अप डाउन होती है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि वो कंटेंट जो उन्होंने कहा है। देखिए, ये मैं जब तीरथ जी ने ये बात कही तो मुझे उनकी जो राजनीतिक फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा समझ में आने लगी कि आप देखिए कि जब व्यक्ति के पास होने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो राजनीति में वो व्यक्ति तीरथ रावत बन जाता है। आपने उनसे सांसदी छीनी, आपने उनसे मुख्यमंत्री का पद छीना,
उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो संगठन के व्यक्ति थे, शालीनता से आपने कहा कि मुख्यमंत्री पद धारण कीजिए, उन्होंने चुपचाप स्वीकार किया। आपने कहा कि छोड़ दीजिए, उन्होंने शालीनता के साथ उसको छोड़ दिया। उस पूरे घटनाक्रम को मैंने अपनी नजरों के सामने देखा। आपने लोकसभा के लिए उनको बैठाया, वो शालीनता से चले। लेकिन अक्सर तीरथ रावत यह बात कहते रहते थे कार्यकर्ताओं के पक्ष में भी, उत्तराखंड में भी तीरथ रावत एकमात्र ऐसे सांसद हैं ध्रुवीन जी, जो जब दिल्ली नहीं होते थे तो उत्तराखंड के अपने लोकसभा के तमाम क्षेत्रों में भ्रमण करते थे जी। ठीक है। और उनका हमने फेसबुक से लेकर के तमाम उनके पीए से जब भी बात होती थी कि आज साहब यहाँ है, आज सांसद महोदय यहाँ है, एक बड़ी अच्छी चीज उनके अंदर थी कि वो जरूर जाते थे। ठीक है, चाहे उनका विरोध है चाहे उनका समर्थन है, उन्होंने इस चीज की कभी फिक्र नहीं की। एक उनकी खूबी रही। आज जो बात उत्तराखंड में निकल करके आ रही है, 2016 के बाद उत्तराखंड की भाजपा में एक बड़ा परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन ये था कि जो प्योर कैडर बेस्ड भाजपा थी उत्तराखंड की, उसमें एक मिलावट भी, और ये मिलावट भी कांग्रेस से आए हुए उन विधायकों, उन नेताओं के जो 2016 में कांग्रेस को तोड़ करके जिस दौरान राष्ट्रपति शासन लगा वो भाजपा में आए। ये लोग जो आए, इनका भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से, कैडर से, विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। ये लोग सिर्फ सत्ता को लेकर के आए, जो उत्तराखंड की सत्ता का है। क्योंकि उत्तराखंड की सत्ता में दो ही दल आए हैं, भाजपा या कांग्रेस। ठीक, तो इनका मेन उद्देश्य जो है, अब जब ये लोग यहां आए तो इनसे जो दिक्कतें हुई, इन्होंने जो हक छीने वो उन कार्यकर्ताओं के जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को उत्तराखंड में भाजपा को स्टैब्लिश करने में लगाया जी। वो तमाम कार्यकर्ता, वो तमाम पुराने स्वयंसेवक जो संघ की पाठशाला से तब करके निकले थे, उन कैडर बेस्ड नेताओं और कार्यकर्ताओं को जब इग्नोर किया गया, जिन्होंने बुरे दौर में संगठन को खड़ा करने का काम किया जी। और आज की डेट में भी आप देखिए कि आज 5वीं विधानसभा में उत्तराखंड में जब पुष्कर धामी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, तब रेखा आर्य मंत्री हैं, कांग्रेस से आई हैं। सतपाल महाराज मंत्री हैं, कांग्रेस से आए हैं। सुबोध उनियाल मंत्री हैं, कांग्रेस से आए हैं। सौरभ बहुगुणा मंत्री हैं, कांग्रेस से आए हैं। भाजपा से कौन है? भाजपा से मात्र 3 चेहरे हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल, धन सिंह रावत और गणेश जोशी। ठीक, इससे पहले जब त्रिवेंद्र की सरकार थी तब भी यही हाल था। हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, यशपाल आर्य, सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल, तमाम लोग जो हिस्सा, जो हक कैडर बेस्ड पार्टी कार्यकर्ताओं का था भाजपा का, वो सारा का सारा इधर चला गया जी। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप किसी का हक छीनोगे, और खासकर तब जब आप 57 विधायकों की प्रचंड बहुमत, 70 में से 57 विधायक आपके साथ आ जाते हैं, 70 में से 47 विधायक आपके साथ आते हैं, चुनाव में आप चुनाव जीत के आते हैं, ऐसी प्रचंड बहुमत की सरकार में अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं दे पाते हैं, तो आप उनकी आवाज को ज्यादा देर तक नहीं दबा सकते। जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में हुआ, यही चीज उत्तराखंड में भी। ठीक है, लेकिन आपने बहुत सी सही बात कही संगठन को लेकर। एक बात मैं केशव मौर्य की जो बात हो रही थी कि भाई अगर संगठन वास्तव में इतना बड़ा है तो आप फिर दो बार आप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री क्यों रहे? आप सरकार में क्यों हैं? आप संगठन में जाइए ना। संगठन बड़ी चीज है, बड़ी जगह काम कीजिए जी। वही चीज उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल निकल करके आया, इसने यहाँ के कार्यकर्ताओं के मनोबल को प्रभावित किया। 2 घटनाएं, एक अभी 3 महीने पहले उत्तराखंड में लोकसभा का चुनाव हुआ जी। पहले दौर के मतदान में उत्तराखंड ने मतदान किया, 5 की 5 सीटें भाजपा के पक्ष में गई। उसके ठीक सरकार बनने के 1 महीने के बाद उपचुनाव होता है और भाजपा 2 सीटें हार जाती, 2 सीटों पर उपचुनाव होता है, हार जाती है। हालांकि इससे भाजपा के आंकड़े पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके 47 विधायक पहले भी थे, क्योंकि बद्रीनाथ सीट भाजपा के पास नहीं थी और मंगलौर सीट भी भाजपा के पास नहीं थी। लेकिन फर्क जो पड़ा वो इन दोनों सीटों पर जो प्रत्याशी थे उनके आने से हुआ। भाई मंगलौर सीट तो कभी भाजपा के पास नहीं रही, लेकिन जो बद्रीनाथ की सीट है अब, और मंगलौर की सीट पर जो चुनाव हुआ वो एक प्राकृतिक कारण था कि वहां पूर्व विधायक की मृत्यु हो गई तो सीट खाली है। ठीक, उस पर किसी का बस नहीं था। लेकिन जो बद्रीनाथ सीट है, उस सीट के साथ ऐसा नहीं था। वहां पर जो चुनाव था वो चुनाव कार्यकर्ताओं पर भी और वहां की स्थानीय जनता पर भी थोपा गया। वो भी मिलावट। देखिए, पौड़ी लोकसभा में, उत्तराखंड की प्रत्येक लोकसभा में 14 विधानसभाएं आती हैं।
और पौड़ी लोकसभा में 14 में से 13 विधानसभाएं भाजपा के पास। तो जब आपके पास इतना मजबूत समर्थन, जन समर्थन, जनमत आपके पक्ष में था, पार्टी का मजबूत समर्थन आपके पक्ष में था, तो आपको क्या जरूरत थी राजेंद्र भंडारी को दोबारा यहां लाने की? क्योंकि राजेंद्र भंडारी का इतिहास तो रहा है दल बदलू का, ठीक। और उनके ऊपर भाजपा के ही लोगों ने 2022 में गंभीर आरोप लगाए, ठीक, भ्रष्टाचार से संबंधित। अभी एक पिछले वर्ष की बात है, राजेंद्र भंडारी की पत्नी जो चमोली जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हैं, उनको प्रदेश सरकार ने वहां से पद से हटा दिया। उन पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे जी। बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से वो दोबारा पदासीन हुई, ठीक। तो ऐसे में जिसके खिलाफ आपने इतनी सारी तैयारियां की थी, इसके खिलाफ आपका पार्टी कैडर पूरा चुनाव में आया, और यही तो राजेंद्र भंडारी आपके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को हरा करके विधायक चुने गए। आपने कैसे उनको उसमें शामिल कर लिया? जिस दिन राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हुए, उसी दिन से चमोली के कार्यकर्ताओं में एक रोष निकल करके आ रहा था, और ये स्पष्ट दिख रहा था। और हमने कई बार आपके कई चैनल की डिबेट में भी ये बात कही कि आपने चमोली के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के बड़े नेताओं ने, जो दिल्ली के एसी कमरों में बैठ करके जो राजनीति देखते हैं, चमकाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम बड़े नेता हैं, हालांकि वो जमीनी नेता कहीं नहीं है, क्योंकि वो रोज अमित शाह जी से मिलते हैं, रोज मोदी जी से मिलते हैं, पार्टी के बड़े नेताओं से मिलते हैं। उनको लगता है हम बड़े नेता हैं, जमीन पे काम करने वालों से ना तो उनका कोई और कारण भी है, क्योंकि उत्तराखंड में मोदी के दम पर ही तो आप चुनाव जीत रहे हैं। उसके अलावा आपके पास क्या है खुद का? ना तो आपने गोद लिए गांव की आपने स्थिति सुधारी, ठीक। तो ये वो तमाम सारे कारण थे कि जब ये उपचुनाव हुए तो जनता के साथ साथ पार्टी कैडर ने भी, कार्यकर्ता ने भी अपनी ताकत दिखा दी। आप अगर हमें इग्नोर करोगे तो हमें भी ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। बड़ी बात राणा साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, चूंकि कार्यकर्ताओं की बात हुई और आपने एक क्रक्स दे दिया, मिलावट। उसको मैंने पार्टी के अंदर प्रदूषण कहा था, लेकिन वो मिलावट अब ज़्यादा परफेक्ट शब्द है। प्रदूषण वाला मामला थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो उस शब्द को मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन मिलावट है। आलोक मेहरोत्रा लगभग 40 साल से संघ, और जाहिर सी बात है कि संघ के लिए वो काम करते रहे तमाम दायित्वों के साथ में। पार्टी के लिए भी जब उस वक्त पार्टी, मतलब कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं उठाने को तैयार था, उस वक्त के ये संघ और भाजपा के में काम करने वाले व्यक्ति हैं। गाहे बगाहे आलोक मेहरोत्रा से मेरी बात भी होती रहती है। आज विषय बड़ा महत्वपूर्ण था, तो मैंने कहा इनको आमंत्रित करें। आलोक जी, अभी राणा साहब ने जो मूल तत्व था, इतनी बड़ी समीक्षा बैठकें दिल्ली लखनऊ में हो रही हैं, मुझे लगता नहीं कि इस पर किसी ने चर्चा करने का साहस किया होगा। वो मूल तत्व है मिलावट। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलावट हो गई है, और मिलावटी सामान अगर आप ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? फिर सभी को पता उसका परिणाम क्या होता है। तो आलोक जी, कार्यकर्ता कहां खड़ा है? बार बार संगठन जो सरकार की मलाई काटते हैं, वो संगठन के कंधे पर बंदूक रख के अपना रोना रोते हैं। कार्यकर्ता की स्थिति और मिलावट क्या है जमीन में? इस पे आक्रोश है लोगों में, दिक्कत है लोगों को, जो मूल काडर के लोग थे। आप भी काडर वाले व्यक्ति रहे। के न्यूज के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। दिलगन जी के साथ आपको भी नमस्कार। नमस्कार। एक कॉमर्स का एक शब्द है पूंजी। बड़े बड़े नेता अपने अपने बौद्धिक में, अपने अपने भाषणों में बोलते हैं कार्यकर्ता मेरी पूंजी है। अगर कॉमर्स के शब्दों में देखा जाए तो पूंजी का ह्रास नहीं होता है, लेकिन आज कार्यकर्ता का ह्रास हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है पूंजी का। कारण क्या होगा? जितने चोर उठाए जितने प्रकार के होगा, जैसे आपके बोले कोई कैडर का कार्यकर्ता नहीं गया, कार्यकर्ता तो पेट भर कर हो गया। हमको जब बूथ प्रमुख बनता है, पन्ना प्रमुख बनता है, सेक्टर प्रमुख बनता है, उसका हमको मेहनताना मिलने लगा है। पहले क्या होता था, हम आपको बताएं, 1991, 93, 96 और 2002 के चुनाव में हमारे घर में एक उत्सव का माहौल होता था। घर में उत्सव का माहौल ये होता था कि घर में ही पूरी कचौड़ी सब बनती थी, सारे रिश्तेदार आ जाते थे, पूरी कचौड़ी बनाते, बूथ पे जाएगा। अब क्या हो रहा है? अब तो बूथ के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। पहले कार्यकर्ता की वक्त थी, आज कार्यकर्ता नहीं। नेता सुनता ही नहीं है भाई साहब। सबसे बड़ी बात ये, हमें केशव हमको
कार्यकर्ताओं की आप सुन ही क्या, कार्यकर्ताओं की आप सुन नहीं रहे, आप अपनी कैपिटल खुद हरास कर रहे हो। शुरुआत कर रहा है। आप अगर देखें जितनी राशन की दुकानें होती थी वो कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष की होती थी। जितने भी राशन के दुकानदार होते थे, कानपुर महानगर की मैं अगर बात कर रहा हूँ जहां पे मैं रह रहा हूँ, 2000 से ऊपर राशन की दुकानें खाली। क्या 2000 कार्यकर्ता एडजस्ट नहीं हो सकता है? हमारा नेता नहीं ध्यान दे। अब दूसरी चीज हो गई, विधायक और सांसद अपनी कमाई में लिप्त हो गए। अब तो विधायक और सांसद निधि जो है वो फ्लैट तरह से बिकने लगी। जैसे हम टीवी फ्रिज लेने जाते हैं कि हमें फ्लैट इंटरेस्ट देना पड़ता है कि 28 रुपए की किस्त हो गई, 300 की हो गई, 1300 की हो गई। अब चाहे उसको समाज कल्याण विभाग आ रहा हो, चाहे उद्योग वो जो कार्रवाई संस्थाएं हैं, चाहे RS हो चाहे जो भी हो, अब वो क्या करता है कि विधायक जी हम आपको इसके 1 करोड़ 25 लाख देंगे। अरे बोले वो त्रिपाठी आया था, वो तो 27 दे रहा था। दूसरा विभाग वाला आ जाएगा, मतलब 1 करोड़ रुपए की निधि। पहले क्या होता था, कार्यकर्ता को व्यापार मिलता था। कार्यकर्ता यदि ठेकेदारी कर रहा है तो विधायक जी इसको कहीं ना कहीं, अब कहाँ पे काम रह गया है? अब तो केवल वो जो एक्सियन है वो अपने लोगों को भरेगा क्योंकि वो कमीशन दे रहा है। जब ये स्थिति हो जाएगी तो कार्यकर्ता बचा कहाँ भैया? कहीं भी कार्यकर्ता नहीं रह गया। कोई भी दल हो, हमने तो ये देखा ना, बाकी दल तो नहीं। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आलोक जी कि कार्यकर्ता काडर बेस नहीं है, पेड वर्कर हो गया है। अब पेड वर्कर को भी उसमें जो पन्ना प्रमुख, ढेका प्रमुख, अगर आप फोन मिलाकर देख लें तो मुझे नहीं लगता कि सारे लोग जमीन पर मतलब एक तरीके से भौतिक रूप से होंगे। तो ये भी एक दिक्कत है कि भाई उस पर एक तो दिन भर तमाम कॉरपोरेट कंपनी की तरह उससे रिपोर्टिंग ली जाती है, वो भी एक दिक्कत है। तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता ना बच के कॉरपोरेट टाइप का, एम्प्लॉय टाइप का हो गया है। भैया सबसे बड़ी बात क्या हो गई ना कि कार्यकर्ता हो गया। चलिए ठीक है, हम मान लीजिए मंडल अध्यक्ष हैं या जिला अध्यक्ष हैं, हमने हमारे जो नीचे के कार्यकर्ता, हमने तो उनको केवल अपना बौद्धिक पिला दिया कि आपको ये काम करना है। वो घर के ऊपर आया, बिल्कुल शुद्ध भाषा में जैसे देसी शब्द होता है, कमोड के ऊपर बैठ गया, उसने आलोक जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है, दोबारा कृपया अपनी बात को रिपीट करें। आवाज आलोक जी हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। आवाज आपको? हाँ अब ठीक है, माइक ठीक जी। सबसे जैसे जिला अध्यक्ष है, सबसे बड़ी, अगर एक जिले की सबसे बड़ी ताकत होती जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष ने बैठक बुलाई, बोले फला को सेक्टर प्रमुख बनाओ। इसके कमरे के अंदर में बैठ के बन रहे हैं, कोई वर्क नहीं हो रहा। पहले क्या होता था, कार्यकर्ताओं से मिलने जाया जाता था, 4 विभाग भी होता था, संपर्क विभाग होता था। अब तो संपर्क कहीं रह नहीं गया, कार्यकर्ताओं से हमारा सीधा संवाद नहीं है। कार्यकर्ताओं ने तो सीधा फोन कर दिया, भैया आपको बना दिया, तो उसको ये नहीं पता है। अब तो जो पन्ना प्रमुख है उसको यही नहीं पता है। अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, मेरे पास तो मीडिया दायित्व था, मीडिया के साथ साथ हमको छोटा सा काम दे दिया गया। मैंने पन्ना प्रमुख को फोन किया तो 80 पन्ना प्रमुख हमको 4 के बाकी जो आलोक जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जरा आप आगे थोड़ा आके बोलिए। मुझे लगता है आप जब पीछे जाते हैं तो आपकी आवाज कट जाती, थोड़ा आगे बोलिए आके। बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बोलिए। एक कमरे के अंदर में बैठ के, आवाज आ रही मेरी? जी आई आवाज जी। एक कमरे के अंदर में बैठ के जब कार्यकर्ता बनेगा तो क्या होगा? कार्यकर्ता को ही नहीं पता है कि हम पन्ना प्रमुख हैं। सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये कि घर में बैठ के हमने तो अपने जेबी लोगों को हमने बना दिया कि हमने कहा दुर्गेन चौहान की आपको पन्ना फला इलाका देखना है या ये पन्ना देखना है, आप सेक्टर प्रमुखों का हमने तो क्या कर दिया। आपको तो फोन भी नहीं किया ना आपने। और जब इलेक्शन आता है तो वो स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाती। जब उनसे बात की जाती है तो उससे क्या कहते हैं, वो कहते हैं भैया हमको पता ही क्या दायित्व। सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, वर्क कोई नहीं कर रहा है। वर्क अगर कोई कर रहा होता तो ये स्थिति ना होती। ठीक बात है, ठीक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। समाजवादी पार्टी के नेता काफ़ी देर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मयंक शुक्ला। आपके नेता ने बहुत सारी बातें कही हैं और वो एक ठीक बात उनकी ये है कि भाई आपस में लड़ाई की वजह से प्रशासन और शासन प्रभावित हो रहा है। तो लड़ाई झगड़े तो आपकी पार्टी में भी होते रहे हैं, इस तरह चलता रहा है, राजनीति है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं भाई लोकतंत्र है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता नेता से कह सकता है उसका कुर्ता पकड़ कर कि आप गलत कह रहे हो। मयंक,
कुर्ता पकड़ने तक तो ठीक थी, मगर यहाँ तो गिरेबान पकड़े जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कार्यकर्ता बैकफुट पे ना आए, और केशव मौर्य कह रहे हैं कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है। तो मुझे लगता है कि दो कार्यकर्ता हो गए हैं, एक खेमा केशव मौर्य का हो गया है और एक खेमा योगी आदित्यनाथ का हो गया है। और जो लड़ाई अन्य लोग नहीं बोल पा रहे हो, ये लड़ाई अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ की है, क्योंकि अब शीर्ष नेतृत्व की लड़ाई, क्योंकि पता है कि अब कमजोर हो रही है सरकार, तो पतन भी होगा। जब पतन होगा तो नया नेतृत्व निकलेगा, तो उस नेतृत्व को हथियाने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर ये बात करते थे, हम लोग कुर्सी की बात नहीं करते, कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ते, मगर इस वक्त पूरी भारतीय जनता पार्टी कुर्सी की लड़ाई में लिप्त है और ये भूल गई है कि सरकार का काम होता है जनहित में काम करना। लखनऊ के अंदर ही कैंसर हॉस्पिटल बनाया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी सरकार में, वो आज तक भारतीय जनता पार्टी शुरू नहीं करा पाई है। मेरे अपने जिले में 300 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें आज तक डॉक्टर अपॉइंट नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी 7 साल की सरकार में। तो ऐसा क्यों है? जनहित के लिए होती है सरकार, सरकार से जनता नहीं है, जनता से सरकार है, जनता जनार्दन है, जनता की यही बात तो कह रहे हैं तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड में कि जनता आगे बढ़ गई है, नेता पीछे हो गया है, तो कार्यकर्ता जी यही बात तो कह रहे हैं तीरथ रावत। जी कार्यकर्ता और जनता, देखिए जनता ही जनार्दन है ना। तो आप जब जनता को इग्नोर करेंगे, जनता की बात नहीं सुनी जाएगी, जनहित में कार्य नहीं होंगे, तो जनता सब देख रही होती है। तो यही रिएक्शन है कि 60 सीटों से 33 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आ गई और हम 5 सीटों से 37 सीटों पे आ गए, क्योंकि हमने जनता के हितों की बात करी, हमने जनता से जुड़े मुद्दों को एक छोटा सा सवाल हमारा ले लो भाई, आप लोग की सरकार तो केंद्र में बनी नहीं, प्रधानमंत्री तो इतिहास रच दिया 62 साल में, जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि 62 साल में नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, तीसरी बार उनकी सरकार आ गई। आपकी सरकार बनी नहीं और आप बेवजह फूले फूले फिर रहे हो, एक नैरेटिव बना रहे हो इस देश में। जी देखिए, रिकॉर्ड तो तब कायम होगा जब नरेंद्र मोदी 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे, तो उनका रिकॉर्ड कायम होगा। फिलहाल तो अभी वो बैसाखियों के सहारे हैं और कितने दिन चला पाएंगे सरकार, ये प्रश्न चिन्ह है। और रही बात हमारी, तो हम ये कहते हैं कि जनता जनार्दन है, हमने जनता के जुड़े हुए विषयों को उठाया, हमने पुरानी पेंशन की बात करी, हमने जो अग्निवीर की बात करी, तो जनता को लगा कि हम उनके हित की बात कर रहे हैं, तो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, 37 सीटों पर लाए। तो जनता जनार्दन के इस आशीर्वाद को हम प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और भविष्य में भी जनता की आवाज को उठाने के लिए हम लोग सदन में हैं। हमारी 37 सीटें हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी है, तो उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने का काम भी समाजवादी पार्टी करेगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। ठीक है, निभाइए, मेरी शुभकामनाएं हैं। देशबंधु दीक्षित जी, भाई आलोक मेहरोत्रा को नहीं खारिज कर सकते हम, मुझे लगता है कि आप भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन आलोक मेहरोत्रा भी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और संघ से जुड़े हुए हैं अभी भी, और संघ के तमाम दायित्व, और भारतीय जनता पार्टी आप समझ लो लगभग 80 से भी काम कर रहे होंगे चलते चलते। ये कह रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता बचा कहाँ, जो जिस बूथ और पन्ना प्रमुख की हम बात कर रहे हैं, तो आलोक जी ने कह दिया कि भाई घर बैठ के बना दो, जब चुनाव आता है तो वो कहते रहे हमें तो पता ही नहीं। हम ये तो सब एक तरीके से रोजी पिक्चर दिखा के, अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता रहा तब तक आप जीतते रहे। कर्नाटक चुनाव के बाद संघ ने कहा था कि भाई ये मोदी का चेहरा और हिंदुत्व, इनके अकेले दम पर आप नहीं नैया पार कर पाएंगे, जो आप मंसूबे पाले हुए हैं। ठीक है, आप 240 पे आए, आपका गठबंधन सत्ता में आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कार्यकर्ता देवतुल्य है, कार्यकर्ता महान है, ये शब्दों में कहने से काम नहीं चल जाएगा। देशबंधु बोलिए, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे, ज्यादा वक्त नहीं है, जरा जल्दी में। अभी भी आपकी आवाज नहीं मिल रही। मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूं, इतनी देर में मैं बोल ले रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी के ब्रांड का फेलियर भी है ये चुनाव, और साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद ये कह दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो कार्यकर्ताओं का इससे बड़ा अपमान क्या करेंगे भाजपा के नेता। ठीक है, देशबंधु जी को बोलने दीजिए भाई, बोलिए देशबंधु जी। नहीं, दुर्गेश जी देखिए, सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, अरे उत्तर प्रदेश हम जीते, उत्तराखंड जीते, मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ जीते, उड़ीसा जीते, तेलंगाना नहीं जीते आप, उत्तर प्रदेश नहीं जीते आप। भाई देशबंधु जी, सपा की तरफ मत ले जाओ। आलोक मेहरोत्रा ने जो मूल सवाल उठाया है कि कार्यकर्ता कहां, उस पर जवाब दे दो। वो सपा को तो हम निपट लेंगे, देख लेंगे क्या कर रहे हैं वो। आप जरा आलोक मेहरोत्रा जो संघ से ही जुड़े हैं और वो पार्टी को तब से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता है कहां।
की बड़े भाई हैं, वरिष्ठ हैं, वो डांटे, उनकी डांट स्वीकार है। लेकिन मैं आलोक जी से ये कहूंगा, और भी 6-7 राज्य हैं जहां विपक्षी पार्टियों का नहीं समन्वय रहा। मैं भी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन ये समन्वय कह देता हूं, उत्तर प्रदेश में अपेक्षा के अनुरूप नहीं लेना है। अरे हरियाणा में अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, महाराष्ट्र में आपका सुपड़ा साफ हो गया। ये तो चर्चा ही नहीं हो रही ना कि कहां कहां राजस्थान में आपको कड़ी चुनौती मिली, तो हिंदी हार्टलैंड में तो आपका बैंड बजा दिया विपक्ष ने। आप हिंदी हार्ट, मैं कहता हूं कमी है, लेकिन विपक्ष की पार्टी जितनी सीटें पाई है 200 और उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने वोट। ये नरेटिव बना के खुश होते रहिएगा, आप लोग खुश होते रहिएगा। जो मूल बात कही है राणा जी ने कि मिलावट है, इसको खत्म करने की कोशिश करिए, मिलावट खत्म कीजिए। नहीं है, अब जो ये कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, संगठन और सरकार में बराबर समन्वय। मिलावट 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 पर क्या कहेंगे भाई? देखिए, यह तो लोकतंत्र है, अगर जो हमारी विचारधारा से है वो आ सकता है। कार्यकर्ता दरी बिछाता बिछाता मर जाए। आलोक मेहरोत्रा इतने पुराने कार्यकर्ता, मुझे नहीं लगता पार्टी ने इनको कभी कोई टिकट ऑफर किया होगा, मुझे नहीं लगता। अगर आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपने अब छोड़ दीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त है, मैं दोनों पत्रकारों को लूंगा माफी के साथ में। एक छोटी सी टिप्पणी राणा साहब, जो आपने मिलावट की बात की है, आपको लगता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी इस मिलावट को दूर करने के लिए कोशिश करेगी? ऐसा लगता है क्या आपको? ये आपका सवाल दोहराइए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, कि वो आज जहां जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो कार्यकर्ताओं के दम पर पहुंचे, ठीक है। और मैं इस चुनाव में जो घटनाएं घटी, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या देश के तमाम हिस्सों में जो घटनाएं घटी हैं, भाजपा की सीटें कम हुई हैं, ये विपक्ष ने भाजपा को नहीं हराया, ये भाजपा ने ही भाजपा को हराया है। जी भाजपा के भीतर जो चीजें निकल करके आई हैं, और भाजपा में जो चीजों को लेकर के एक अहंकार बढ़ गया था, जहां पार्टी नीचे हो गई थी और व्यक्ति बड़ा हो गया था, जबकि संघ में ये बात कही जाती है कि संघ की व्यक्ति नहीं, दायित्व बड़ा होता है। और यही बात उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री ने कल कार्य समिति ने कही थी, तीरथ रावत ने, भाई दायित्व है। आज जो आगे बैठा हुआ है वो कल पीछे बैठा हो सकता है, आज जो पीछे बैठा हुआ है वो कल आगे भी हो सकता है। ये जो बातें हैं, संगठन को ये समझना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी देखिए आप, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जनरल बीके सिंह गाजियाबाद से चुनाव लड़े थे, एक आर्मी के डेकोरेटेड ऑफिसर को आपने बिना किसी कारण के टिकट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? ठीक है, इस तरह के वो तमाम कारण हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं, और अगर आप उनको नहीं देखेंगे, उनके अनदेखी करेंगे, तो फिर आप हिंदी हार्टलैंड से तो आप कम हो रहे हैं। आप भले दक्षिण की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन हिंदी हार्टलैंड से तो आप कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में, और मोदी जैसा नेता भी आपके पास कब हमेशा नहीं रहेंगे, पार्टी को। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात राणा साहब। एक छोटी सी टिप्पणी हयात उमर साहब से। हयात उमर साहब, अभी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप किस ओर जाता देख रहे हैं फिलहाल? बहुत छोटी सी टिप्पणी, चूंकि वक्त है नहीं मेरे पास अब। इस पूरी लूणा कुश्ती का कोई बहुत लंबा चौड़ा परिणाम नहीं निकल रहा है, संगठन के लिए नहीं, भाजपा के लिए और संघ के लिए, दोनों के लिए ही, और खुद प्रधानमंत्री के लिए भी, अमित शाह जी के लिए भी आसान नहीं होगा योगी जी को यहाँ से हटाना। उसके बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम निकलेंगे अगर उनको हटाया जाए। पार्टी पूरी तरह से भाजपा यूपी में टूटने के कगार पर पहुंच जाएगी, और अगर टूटेगी नहीं भी तो बहुत बुरी हार का सामना 2027 के चुनाव में करेगी, अगर किसी वजह से हटाया जाता है तो। ठीक है साहब। आलोक जी, आपको लगता है कि कार्यकर्ता की सुनी जाएगी, या केवल बस ऐसे ही समीक्षाएं होती रहेंगी? ये हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए और कार्यकर्ता वही का वही खड़ा रह जाए? आलोक जी, कॉर्पोरेट वाला चक्कर चल रहा है ना, ये कॉर्पोरेट पार्टी अगर हट जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश से कोई हराने वाला नहीं पैदा होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास में, हमें गर्व है कि हम संघ के कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ा कैडर है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आज कार्यकर्ता के पास में रोजगार नहीं है। मैं कानपुर महानगर में तमाम, आपने देखा होगा, मैंने पोस्टर के माध्यम से भी कहा, लोगों के माध्यम से भी कहा, हमको जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन जो हमको 11,000 21,000 देता था, वो फूलबाग जैसी जगह पर देहड़ी लगा रहा है। क्या उसको कोई व्यापार नहीं दिया जा सकता था? दिया जा सकता था। आज क्या कारण है कि विधायक सांसद के पेट्रोल पंप हो जाते हैं, किसी कार्यकर्ता का नहीं होता है?
है किसी के पास में जवाब? आज मैं तमाम वो नेताओं के नाम बताना उचित नहीं समझूंगा, ना ही अच्छा लगता है। हम तो ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये हम अपने लिए कह सकते हैं कि अंगूर खट्टे। तमाम नेता जिनके पास खाने को नहीं था, आज वो 12 आपके पास नहीं पर। बहुत शुक्रिया आलोक जी, वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत धन्यवाद देशबंधु दीक्षित जी, मयंक शुक्ला, कुलदीप राणा, हयात उमर साहब, बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। कार्यकर्ता का दर्द है। आलोक मेहरोत्रा ने कहा ना कि जो कभी आज से 25 साल पहले 30 साल पहले 11,000 रुपये चंदा देता था, वो रेडी लगा रहा, रिक्शे चला रहा। ये है कार्यकर्ता की स्थिति। लेगा कोई शुद्ध? केवल कार्यकर्ता संगठन। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।